मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी तालीमी बोर्ड नई दिल्ली इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जहाँ पर नई तालीमी पॉलिसी उसके कदोखौल को वाज़े करने के सिलसिले में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाते हैं, वहीं पर असातिज़ा की तरबियत के सिलसिले में भी पिछले 2-4 महीनों से मुसलसिल उनकी फ़नी तरबियत और एकेडमिक साइड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लेक्चर्स अरेंज किए जा रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज इंशाअल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद समी सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान जो इस वक्त प्रेजेंट हैं, वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से ये आज तालीम के मैदान में असातिज़ा के लिए एक हेल्पफुल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उन्वान को मौसूफ़ अपने सामने रखते हुए इज़हार ख़याल करेंगे। मौसूफ़ का ताल्लुक़ शहर नांदेड़ से है, लेकिन फ़िलहाल उर्दू असातिज़ा के प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो सेल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने क़ायम किया है, उसमें मौसूफ़ डायरेक्टर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौसूफ़ ने इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट हासिल की है और ज़ुबानों पे अच्छी खासी इनकी जो है कमांड है इनका। उर्दू लिटरेचर और अंग्रेज़ी लिटरेचर दोनों पे यकसा अबूरियत हासिल है। ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग और इंडियन ड्रामा थिएटर ये इनके ख़ास मौज़ूआत रहे हैं। बीसियों तलबा को रिसर्च में इन्होंने सपोर्ट किया है, गाइड रहे हैं MPhil और PhD के। इसी तरह से कई पेपर्स में इनके आर्टिकल्स भी इसी मौज़ूआत पे शाये हुए हैं। 2-4 महीने कबल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने ख़ास तौर पर मौसूफ़ को मदऊ किया था कि अपना पेपर प्रेजेंट करें। रिसर्च में मौसूफ़ का एक बड़ा हैंड है और उर्दू ज़बानदानी, अंग्रेज़ी ज़बानदानी, इस तरह के और बहुत सारे लैंग्वेज के जो कदोकाल होते हैं, लैंग्वेज के जो एस्पेक्ट्स हैं, इसको कवर करने के सिलसिले में मौसूफ़ का एक बड़ा गरा क़द्र ताउन रहा है। हमारी इस दरख्वास्त पे वो यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके और उनके दरमियान ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मौसूफ़ से दरख्वास्त करूँगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और हमारे असातिज़ा के लिए ये किस तरह से बेहतरीन टूल साबित हो सकता है, नए ज़माने के चैलेंजेस में ये हमारे लिए क्या मददगार भी हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसने लेकर आई है, उस पर अपने इज़हार ख़याल करें। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। मौसूफ़ से दरख्वास्त है कि वो प्रेजेंटेशन फरमाएँ। मरकज़ी तालीमी बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब और उनके साथियों का मैं ममनून हूँ कि मुझे आज असातिज़ा की एक बड़े ग्रुप से मुखातिब होने का मौका आप लोगों के ज़रिए मिल रहा है। जैसा कि ज़हूर साहब ने बताया, आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो चलिए हम लोग चैट बॉक्स में आपसे दरख्वास्त है, लिखिए कि मसनवी ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं, आपको क्या मालूम है इस ज़िम्मन में, पहले आपने क्या सुन रखा है। 1-2 जुमलों में, पूरी किताबी तारीफ बयान करने की डेफिनेशन की बात नहीं है, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज। आपके जवाबात का इंतजार है। इतने सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, मैं आप तमाम से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप चैट बॉक्स ओपन कीजिए और जो कुछ आपको पहले से मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुताल्लिक, आप पहले से जो जानते हैं, इसको आप आइस ब्रेकिंग समझ लीजिए और जो आप जानते हैं बताइए प्लीज। कंप्यूटर का वो डेवलप्ड सिस्टम जो स्पीच रिकग्निशन और ह्यूमन वर्क करे। जैसे इंसान के पास दिमाग है वैसे न्यूरल नेटवर्क काम करे तो उसको AI बोलते हैं। एडवांस प्रोग्रामिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन क्वालिटीज को मशीन के थ्रू कर सकते हैं। चलिए माशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के जवाबात का। वो सारे काम जो इंसानी जहन कर सकता है, अगर वो काम हम
कंप्यूटर से या मशीन से कराना चाहें तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जो चीजें की जाती है उन कामों को अगर हम मशीन के जरिए कराना चाहें तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में इंसानी जहन क्या क्या काम करता है, उसकी कुछ चंद एक दो तीन कामों की लिस्ट। ये सिर्फ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 150 लोग मौजूद हैं, तो कितने लोग मुझे सुन रहे हैं इसका अंदाजा मुझे हो, इस बात के लिए मैं ये सवालात आपसे कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है कि जो जो काम इंसानी जहन करता है वो काम अगर हम मशीन से करवाएं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। जी बिल्कुल, एनालिसिस करना इंसानी जहन का काम है, थिंकिंग करना इंसानी जहन का काम है, मेमोराइजिंग है, वेरी गुड। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जी, चलिए, इमेजिनिंग है, डाटा स्टोर करके डाटा के लिहाज से डिसीजन लेना, परसेप्शन बनाना, ये सब जो है इंसानी जहन के काम है। आज से 20 साल पहले तक, बहुत शुक्रिया आप तमाम के जवाबात का। आज से 20 साल पहले तक जब हम ये सवाल पूछते थे किसी से कि क्या इंसान के जो काम है या इंसानी जहन के जो काम है क्या वो मशीन कर सकता है, तो लोग कहते थे कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है ना। हम भी समझते थे कि अगर मशीनें तरक्की भी कर जाएंगी तब भी वो जो है इतना सब नहीं कर पाएंगी जितना इंसानी जहन करता है। लेकिन हुआ ये कि पहले कैलकुलेटर, फिर कैलकुलेटर से कंप्यूटर, और कंप्यूटर में इंटरनेट, और इंटरनेट के बाद अब हम एक बड़े पड़ाव पर आए हैं जहां मशीनें और खास तौर पे कंप्यूटर जिसको कह रहे हैं वो जो है वो सारे काम कर सकता है या करने की कोशिश कर रहा है, बड़ी हद तक कामयाब भी है, जो इंसानी जहन करता था। आपने जो जो काम लिखे थे, ये जिसमें आपने एनालिसिस लिखा था, थिंकिंग लिखा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा था, डाटा स्टोर करना, मेमोराइजिंग लिखा था, ये सारी चीजें जो है जो इंसानी जहन के काम थे वो कंप्यूटर अब करने लगा है। और बतदरीज हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक वन फाइन मॉर्निंग ये तब्दीली हो गई, ऐसा नहीं है। ये बहुत पहले से हो रहा था और इसकी बहुत छोटी छोटी मिसालें हमारे पास पहले से मौजूद थी। बहुत आसान सी मिसाल ये थी कि प्रेडिक्ट करना किसी चीज को कि इसके बाद क्या आएगा, खासतौर पे लैंग्वेजेस में इस लफ्ज के बाद कौन सा लफ्ज आएगा, ये प्रेडिक्ट करने का काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारे अपने स्मार्टफोन्स में, या अगर आप जीमेल पर कोई ईमेल लिखते हैं तो उसको आप देखते होंगे कि वो आपको अगला लफ्ज सजेस्ट करता है। आप डियर लिख देते हैं, आपने रिसिपिएंट ऐड किया हुआ है, वहीं से वो नाम उठा के ला लेता है। अगर मैं जहूर साहब को कोई मेल लिख रहा हूँ और मैंने रिसिपिएंट में पहले जहूर साहब को ऐड कर दिया है, मेल का पहला लफ्ज मैंने लिखा डियर, ऊपर से वो ईमेल जिन साहब का है वो नाम डियर जहूर बोल के ले लेगा। तो इसी तरह मेल के साथ साथ हम व्हाट्सएप मैसेजेस में और सारी जगह टाइपिंग जब हम करते हैं तो हमको ऑटो करेक्ट के जरिए जो है अगले अल्फाज वो सजेस्ट करता है। क्या आपने कभी ये नोट किया है कि आप आमतौर पर जिस तरतीब से अल्फाज लिखते हैं मैसेजेस में, उसी तरतीब से वो सजेस्ट करता है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी को ये आदत है कि वो रोमन स्क्रिप्ट में अस्सलाम वालेकुम पूरा लिखने के बाद मैसेज शुरू करते हैं, तो आप अभी किसी को मैसेज मत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने एक विंडो ओपन किया है। अब्दुल रब साहब को मैं मैसेज करना चाह रहा हूँ, मैंने उनका विंडो व्हाट्सएप में ओपन किया है और मैं सिर्फ अभी विंडो ओपन किया हुआ हूँ, तब भी मेरे पास फोन में पहला लफ्ज अस्सलाम वालेकुम नजर आता है, क्योंकि मेरे फोन को ये आदत हो गई है कि मैं अपने मैसेजेस की शुरुआत रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हुए अस्सलाम वालेकुम से करता हूँ। इसी तरह ये एक छोटी मिसाल है, अब इसको फैला दीजिए कि दुनिया भर के कंप्यूटर्स के जरिए
हम लोगों ने जो इनपुट कंप्यूटर्स को दिए हैं आज तक सोशल मीडिया के जरिए, और जहां जिन जिन कैपेसिटीज में हम कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कंप्यूटर को ये बताया है कि हम चीजें इस तरह करते हैं। हम पहला लफ्ज ये लिखते हैं, उसके बाद ये जुमला लिखते हैं, जैसे हाउ आर यू के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बाज लोग हाउ आर यू में पूरा YOU लिखने के बजाय सिर्फ यू लिखते हैं, तो उनका स्मार्टफोन उनको वही यू सजेस्ट करता है। तो हमारे ही ये इनपुट्स को बार बार दिए गए इनपुट्स को वो जो है एनालाइज करके हमको वापस सजेस्ट कर रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इब्तदाई मरहला था, जो प्रेडिक्शन वाला मरहला था। वो प्रेडिक्ट कर रहा था, वो अंदाजा लगा रहा था, मशीन अंदाजा लगा रही थी, कंप्यूटर अंदाजा लगा रहा था कि आप अगला लफ्ज क्या लिखेंगे। और इसमें गुज़िश्ता 2 साल में एक बड़ी तब्दीली ये आई, जिसको सारे लोग अभी जब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है का सवाल पूछा, तो उसके जवाब में भी कई लोगों ने चैट जीपीटी का जिक्र किया। चैट जीपीटी ने क्या किया, इन सारी मालूमात को जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे ही दिए हुए इन सारे इनपुट्स को कॉन्फ़िगर करके उसने ये कर दिया कि जेनरेटिव एआई की शुरुआत हुई। ऐसा एआई जो आपको सिर्फ अगला लफ्ज क्या होगा ये प्रेडिक्ट करने के बजाय पूरा पूरा, अगर आप टॉपिक दे देते हैं तो पूरा पूरा मेल, पूरा मैसेज वो आपको टाइप करके दे रहा है। अब इसमें चैट जीपीटी के आने के बाद से बहुत सारी चीजें पिछले 2 सालों में हो गई हैं, और उनमें एक चीज ये है कि अच्छा, चैट जीपीटी से मुताल्लिक एक जुमला ये भी सुन लीजिए कि जिस तरह हम व्हाट्सएप पर आपस में चैट करते हैं, उन लोगों से चैट करते हैं जिनके नंबर हमारे फोन में सेव हैं, उसी तरह हम चैट जीपीटी में क्या कर रहे हैं, हम किसी रोबो से चैट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसी रोबो से चैट कर रहे हैं, इसलिए, और उस रोबो का नाम वो जीपीटी है। तो क्या आप इससे पहले किसी मशीन से चैट नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। मिसाल के तौर पर जहां जहां आपने कस्टमर से सर्विस में, गैस बुकिंग सबसे आसान मिसाल है। गैस बुकिंग के लिए आपने जो है व्हाट्सएप में के जरिए गैस बुकिंग करवाई, आप एक हाय भेजते हैं, उधर से आपको एक 4-5 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर ये करना चाहते हैं तो 1 दबाइए, गैस बुक करना चाहते हैं तो 2 दबाइए, बिल जनरेट करना चाहते हैं तो 3 दबाइए, फुला चीज करना चाहते हैं तो 4। तो उस वक्त भी आप एक मशीन से ही बात कर रहे थे, उस वक्त भी आप एक मशीन से ही चैट कर रहे थे। मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि चैट जीपीटी और ये जो छोटे छोटे कस्टमर सर्विसेज के, हम इसको चैट बोट कहते हैं, वो रोबोज जिनसे हम चैटिंग करते हैं। तो ये चैट बोट्स जो थे, हम इनके साथ जब चैट करते हैं तो ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांजैक्शन होता है। ये ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसमें हम एक टेक्स्ट भेजते हैं और उसके जवाब में वो हमको एक टेक्स्ट दे देता है। इसके बाद क्या हुआ कि ओपन एआई नाम की कंपनी ने ये चैट जीपीटी का डेवलप किया। इसी कंपनी ने एक और सर्विस बनाई DALL-E 2 के नाम से, जहां हम टेक्स्ट देंगे तो उसके जवाब में पिक्चर्स आएंगे। तो टेक्स्ट टू टेक्स्ट कॉन्वर्जेशन एक मरहला था, दूसरा मरहला हुआ टेक्स्ट टू इमेज, और फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट टू वीडियोस तक भी हम पहुंच गए हैं। अब किसी सवाल या किसी जुमले के जवाब में अगर आपको कोई रोबो ऐसा मिल जाए जिससे आप चैट कर सकते हैं, जिनसे आप छोटा छोटा कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, तो इससे टीचर्स को क्या फायदा होगा, ये हमको देखना है। दूसरा, टेक्स्ट है, अगर हम टेक्स्ट दे देते हैं और उसके बाद उससे इमेजेस अगर जनरेट होकर हमको मिल रही हैं, तो वो क्या टीचर्स के लिए क्यों इसको जानना जरूरी है। और तीसरा है वो वीडियोस वाला मरहला। तो इस बात के लिए हम अगर 1 मिनट ये सोचें कि टीचर्स को के काम क्या क्या होते हैं, टीचर्स के काम जनरली क्या क्या होते हैं, इस पर अगर हम 1 मिनट गौर कर लें तो हम ये देख सकेंगे कि
क्या हम वो काम रोबो से करवा सकते हैं, ये होगा हमारा अगला सवाल। पहले ये बताइए कि टीचर्स के काम क्या क्या है। चलिए मैं आपकी जहमत को आसान कर देता हूं, आप मुझे क्लासरूम से पहले वाली एक्टिविटी बता दीजिए कि क्लासरूम से, हाँ टीचिंग तो टीचर्स का काम है, हाउ टू, क्लासरूम से पहले क्या करना होता है, क्लासरूम में क्या करना होता है, और क्लासरूम के बाद क्या करना होता है, ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया, आप लोग जवाबात दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्लासरूम से पहले आपको प्लानिंग करनी होती है ना, और प्लानिंग का एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग जो है वो लेसन प्लान की शक्ल में आती है। अब लेसन प्लान बनाना, आप सब जानते हैं कि लेसन प्लान बनाना, जिन लोगों ने बीएड किया है वो भी जानते हैं, जिन लोगों ने बीएड नहीं किया है उन्हें भी अंदाजा है कि लेसन प्लान बनाना ऐसा काम है जो टीचर्स को आमतौर पर ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है और इसमें वक्त भी बहुत सर्फ होता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ मैंने चैट जीपीटी के पोर्टल में लॉगिन किया हुआ है और ये 3.5 वाला जो वर्जन है ये फ्री वर्जन है, इसमें कोई आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना है। और अगर आप हायर वर्जन चाहते हैं, चैट जीपीटी 4 अगर चाहते हैं, तो वहां आपको कुछ सब्सक्रिप्शन भी पे करना। तो जैसा कि आपने कहा लेसन प्लान, तो चलिए अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम किस किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान हम बनाएंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक, और आप मुझे ये भी बताइए कि किस क्लास के लिए बनाना है। मैथ्स का बनाएंगे, चलिए मैथ्स में 5th क्लास के लिए बनाएंगे और डेसिमल नंबर्स के लिए बनाएंगे। ठीक है, मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक डेसिमल नंबर्स। देखिए, एक प्रॉम्प्ट देने के बाद, जी, डेसिमल नंबर्स वाला प्रॉम्प्ट देने के बाद विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, बहुत कम वक्फे में जो है उसने वो पूरा लेसन प्लान बना दिया। अब इसमें यही काम जब हम खुद कर रहे थे, यही काम जब हम खुद कर रहे थे, तो इसमें कितना वक्त लगता है एक टीचर को आमतौर पे। अच्छा सीजन टीचर भी अगर हो तो उसको जो है आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है, और अगर कोई नया टीचर है तो उसको तो और भी वक्त लगेगा। तो उसने, जैसे ही हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया, मेक अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक डेसिमल नंबर्स, अभी हमने क्लास वगैरह डिटेल नहीं दिया था, तो उसने जो है एक ऑब्जेक्टिव लिया और ग्रेड 5 अपने तौर पे सेलेक्ट कर लिया, कितना ड्यूरेशन होगा वो, और ये मटेरियल्स क्या लगेंगे। डेसिमल नंबर्स को पढ़ाने के लिए टीचर्स को क्या मटेरियल्स क्लासरूम में लगेंगे, प्रोसीजर क्या होगा, इंट्रोडक्शन में कितना वक्त देना चाहिए, एक्सप्लोरेशन में कितना वक्त देना चाहिए, गाइडेड प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस और कंक्लूजन, और उसके बाद फिर लास्ट में एक एक्सटेंशन की एक्टिविटीज। अब देखिए, हम कई मर्तबा ऐसा होता है कि स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन। मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे कि कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हमारे लेसन प्लान बनाते वक्त छूट जाती है। जैसे हम लेसन प्लान बनाने का जो तरीका, जो फॉर्मेट हमने सीखा है, वो जो हमारे बीएड के क्लासरूम्स में या बाद में के एससीईआरटी एनसीईआरटी की ट्रेनिंग्स के जरिए जो लेसन प्लान का तरीका हमारे पास राइज है, उस तरीके से हम बनाते हैं। और उसमें अगर हम कोई नया एडिशन करना भी चाहते हैं तो कई मर्तबा उस फॉर्मेट की वजह से, लाइटर वेन में एक बात अर्ज करूं, जैसे गजल में काफिया और रदीफ की बंदिशों की वजह से जिस तरह होता है, वैसे ही यहाँ जो है कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम वो हर्बर्ट के स्टेप्स, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी, इन चीजों के चक्कर में कई ऐसे पॉइंट्स जो प्रैक्टिकली क्लासरूम में हमारे लिए जरूरी होते हैं,
ان کو लेसन प्लान का हिस्सा नहीं बनाते। अब यहाँ ये जो सजेशंस आपको आए हैं, इन सजेशंस की बेसिस पर टीचर के लिए ये आसानी है कि वो जो है अपने लेसन को रीडिजाइन करे। ये जो बार बार कई लोगों ने सोचने के बाद, कई लोगों के इनपुट से सारी दुनिया में डेसिमल नंबर्स पर जो लेसन प्लान्स बने, उनके कंपैरिजन के साथ और उनके एप्लीकेशन के साथ ये लेसन प्लान आपको यहाँ दिया गया। इसमें आप जितना स्पेसिफिक होंगे आपके प्रॉम्प्ट में, यहाँ आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट सही से देना सीखना है। इसमें आप जितना स्पेसिफिक होंगे उतना सही जवाब आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कंपैरिजन चाहते हैं तो उस डेसिमल नंबर्स में और दूसरे नंबर्स में अगर कोई कंपैरिजन चाहते हैं तो वो आप उसको लेसन प्लान का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपके प्रॉम्प्ट में उसको शामिल करना होगा। अब मिसाल के तौर पर हम यही डेसिमल नंबर्स वाला लेसन प्लान जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये किया है कि कर्नाटक में वहाँ 5 E's वाला मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे उसको कि मेक इट विथ 5 E's मॉडल। इस बार हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्या बनाना है, लेसन प्लान बनाना है बोल रहे हैं, ना ये बोल रहे हैं कि डेसिमल नंबर्स पर लेसन प्लान बनाना है। जो ऑलरेडी लेसन प्लान बन चुका है उसके कंटिन्यूएशन में हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मेक इट विथ 5 E's मॉडल। तो जैसे ही हमने 5 E's मॉडल कहा तो वो जो है वो पांचों E's जो हैं, इंगेज, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इवैल्यूएट, उन सबको इस्तेमाल करके बता रहा है। तो अब यहां प्रिसाइज आंसर के लिए प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, ये बात मैं अर्ज कर रहा हूं। और उसकी एक मिसाल भी मैंने यहां दी कि अगर हम 5 E's मॉडल के तहत चाहते हैं कि लेसन प्लान बनाए तो यहाँ 5 E's मॉडल के साथ जो है लेसन प्लान उसने तैयार किया है। बात दरअसल ये है, अब असल में होता क्या है कि एक इंसानी जहन का एक मामला ये है कि वो एक शेर है ना कि आईने नौ से डरना तर्जे को हन पे अड़ना। तो वो आईने नौ से डरना वाला मरहला हर दौर में हमारे साथ रहता है। जैसे जिस वक्त रेडियो का दौरा था और टेलीविजन आ गया तो कई लोग डर गए कि अब जो है रेडियो खत्म, सिर्फ टेलीविजन रहेगा। और फिर टेलीविजन से अब हम जिस दौर में हैं ओटीटी वाले, उस दौर में कई लोग डर रहे हैं कि थिएटर को जाने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप इससे डरिए मत। रेडियो हो सकता है कि उसका इस्तेमाल पहले जितना होता था टीवी से पहले वो कम हो गया होगा, लेकिन रेडियो आज भी बाकी है। और ओटीटी के बावजूद भी थिएटर में जाके फिल्में देखने वाले लोग मौजूद हैं। असल में होता यह है कि टेक्नोलॉजीज के बदलने से आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा हो रही हैं और उनमें हम में से जो लोग इसको जितना जल्दी अडॉप्ट करेंगे वो इससे इतना ही फायदा उठाएंगे। मैं लैंग्वेजेस वाली बात पे आने से पहले एक और बात आपसे अर्ज कर दूं कि चैट जीपीटी को जूं का तू इस्तेमाल कीजिए या एआई के जनरेट किए हुए जवाब को जूं का तू इस्तेमाल कीजिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है कि इसको आप एक टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर, अपने एक असिस्टेंट के तौर पर जो आपके लिए नोट्स बना के दे दे, जो आपके लिए कुछ चीजें कच्चे फॉर्मेट में रेडी करके दे दे। फाइनल एडिटिंग आपको करनी है, फाइनलाइजेशन आपको करना है, ये आप यहां से कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चैट जीपीटी का दिया हुआ हर जवाब सही है। हमको मालूम है कि चैट जीपीटी का ही जो एक दूसरा इसी तरह का जो एक दूसरा चैट बॉट है गूगल का, 2 दिन पहले उसने प्राइम मिनिस्टर से माफी मांगी है गूगल ने। और क्यों मांगी है? क्योंकि जवाब गलत हो गया था।
اور کئی سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات میں خود اے آئی آپ کو یہ ریسپونڈ کر دیتا ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، یا میری معلومات فلاں ڈیٹ تک ہی ہیں. جیسے آج اگر ہم 2024 کا کوئی سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں بالخصوص 3.5 سے، تو وہ یہ جواب دے دیتا ہے کہ نہیں، میرے پاس صرف جنوری 2022 تک کی ہی انفارمیشن ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے جنریٹ کیا ہوا کوئی بھی جواب حتمی ہے، آخری ہے، حرف آخر ہے، یہ نہیں کہا جا رہا. البتہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس جو جی ہاں، تو کنٹینٹ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے، اس کا ہی میں جواب آپ سے یہ دے رہا ہوں کہ کنٹینٹ جو ہے، بیسک انفارمیشن میں کنٹینٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت ٹیچر آپ کو خود ایک مرتبہ اس کو دیکھنا ہوگا، تبھی آپ بچوں سے شیئر کریں گے. بنیادی انفارمیشن کی حد تک چیٹ جی پی ٹی میں آپ کو زیادہ غلطیاں نہیں ملیں گی، لیکن جیسے جیسے کمپلیکس سوالات آپ اس سے پوچھتے جائیں گے، یا کمپلیکسٹی کا لیول جہاں بڑھے گا، وہاں اس کے جوابات غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور ہر اے آئی، صرف چیٹ جی پی ٹی ہی نہیں، ہر اے آئی بار بار یہ کہتا ہے کہ وی آر اسٹل ان دا پروسیس آف ڈیولپنگ. اور دوسری ایک چیز ہے جو آپ میں سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ تو انگریزی میں آپ بتا رہے ہیں، کیا یہ اردو میں ہو سکتا ہے؟ تو چیٹ جی پی ٹی تقریباً تمام ہندوستانی بھاشاؤں میں جواب دیتا ہے. میں سوال بھی نہیں بدل رہا ہوں، میں صرف اسی ایک سوال کے کنٹینویشن میں اگلی باتیں لکھ رہا ہوں. اب اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، اردو میں جواب ہے کیا، یا اردو میں جوابات ملتے ہیں کیا؟ اس کا جواب ہے ہاں، چیٹ جی پی ٹی اردو میں جوابات دیتا ہے، لیکن لیکن اس کی جو اردو ہے وہ آپ پڑھیں گے تو ہنسیں گے، کیونکہ مشین ٹرانسلیشن ہے. تو گوگل ٹرانسلیٹ کے مقابلے میں بھی اور خراب ٹرانسلیشن یہ کر رہا ہے. تو بات یہ ہوئی کہ یہاں جو ہے میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں کہ یہ ٹیچرس ٹریننگ وغیرہ میں آنے سے پہلے میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے جو ہے انگلش ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں، لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کوئی سیمینار کے کوآرڈینیٹر رہیے اور سیمینار آرگنائز کیجیے وغیرہ. لیکن جب سے ٹیچرس ٹریننگ میں آئے ہیں تو ہر دن پروگرام آرگنائز کرنا ہوتا ہے. پروگرام کے لیے سب سے پہلے بنانی ہوتی ہے کنسپٹ نوٹ. اب کنسپٹ نوٹ یہ جو لفظ ہے، ہم میں سے وہ لوگ جو سینئر ٹیچرز ہیں، جنہوں نے پہلے سے کوئی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی آرگنائز کی ہوگی، ان کو اندازہ ہوگا کہ کنسپٹ نوٹ ہوتی کیا ہے، اس میں کون سے پوائنٹس انکلوڈ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. کئی ٹیچرز ہم میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے 5 سال 10 سال اسکول میں پڑھاتے ہوئے گزار دیے، لیکن کبھی ہم کو جو ہے نیوز لکھنے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. ہم میتھس کے ٹیچر رہے، اور اردو والوں سے، لینگویجز والوں سے نیوزیں جنرلی لکھائی جاتی ہیں اسکول کے پروگراموں میں، ہے نا. تو اب نیوز کا فارمیٹ ہی مجھے نہیں پتا ہے. تو اس کا جو پرانا طریقہ تھا کہ ہم 4-5 سینئر لوگوں سے پوچھیں گے، اس کا فارمیٹ آپ مجھے دیجئے، کنسپٹ نوٹ کا فارمیٹ دیجئے، نیوز ایٹم کا فارمیٹ دیجئے، اور اس کو دیکھ کر سمجھ کر ہم لکھیں گے. تو اس سے جو ہے اب ہم اس مرحلے پر آ گئے ہیں کہ مشین کا آنسر ہمارے پاس موجود ہے. جی، کنسپٹ نوٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے اس کی تفصیلات اگر ہم کو معلوم نہیں ہے، تو پرانا طریقہ وہی تھا کہ ہم ساری چیزیں سینئر سے پوچھتے تھے. تو گوگل سے پہلے بھی تو یہی طریقہ تھا، ہے نا. تو میرا بنیادی پوائنٹ میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اے آئی کے استعمال سے خاص طور پہ وہ ٹیچرز جو نئے ہیں اس فیلڈ میں، اور ایسے کام جو آپ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے یہ چھوٹی سی ہیلپ ہے. اس کو سمپل یاد رکھیے، اے آئی از این اسسٹنٹ آف دا ٹیچر.
ٹھیک ہے. اچھا, اب کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم, لیسن پلان تو کلاس روم سے پہلے والی چیز تھی, کئی ایسی چیزیں جو ہم کلاس روم میں جاتے وقت, پڑھاتے وقت ہم کو ضرورت پڑتی ہے. اب ہم فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بچے کو جو ہے ڈائریکٹ غلام ٹاپک پر مضمون لکھیے, ایسا سوال مت دیجیے, اس کے بجائے اس کو کچھ برین سٹارمنگ کرائیے, ریلیٹڈ ورڈز جمع کرائیے, اس کے بعد لکھیے. تو آپ کبھی ہوم ورک دیتے ہوئے, مان لیجیے آپ کسی ٹاپک پر بچوں سے ایسے لکھوانا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیے آپ بچوں سے کس ٹاپک پر ایسے لکھانا چاہیں گے. ہم ایک ایسے کی مثال دیکھیں گے. مجھے ایک ٹاپک بتائیے, کوئی بھی ایک ٹاپک جس پر آپ بچوں سے ایسے ہوم ورک میں دینا چاہ رہے ہیں کہ فلاں ٹاپک پر کل ایسے لکھ کر لائیے, مضمون لکھ کر لائیے. یوز آف انٹرنیٹ, ریپبلک ڈے, چلیے جلدی جلدی لکھیے. ماشاء اللہ. I want to be a scientific invention. چلیے سائنٹیفک انوینشن ہم لے لیتے ہیں. تو اب ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم بچے کو سائنٹیفک انوینشن پر مضمون لکھنے کے لیے ڈائریکٹ سوال نہیں دیں گے, بلکہ ہم اس کو یہ بولیں گے کہ ان کچھ ہم اس کو سجیسٹڈ ورڈز دے دیں گے. ہم اس کی ووکیبلری میں اضافہ کرنے کے لیے کچھ ورڈز دے دیں گے, 10 ورڈز, 20 ورڈز, 50 ورڈز کی ایک لسٹ دے کے پھر بولیں گے کہ آپ سائنٹیفک انوینشن پر ایک مضمون لکھیے. تو ہم یہاں بولتے ہیں اس کو کہ میک اے لسٹ آف 50 words related to scientific invention. اسپیلنگ غلط ہو گئی ہے میری, لیکن اس غلط اسپیلنگ کے ساتھ بھی وہ آپ کو کریکٹ جواب دے. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ووکیبلری کے پریکٹسز میں, لینگویج لرننگ کے ایکسرسائزز میں, بار بار ٹیچرز کو جو ہے الگ الگ طرح کی چیزیں استعمال کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ لسٹ کو کاپی کیجئے, بچوں کے گروپ میں بھیج دیجئے, اور یہ بولیے کہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایک مضمون لکھنا ہے, ایک پیراگراف لکھنا ہے سائنٹیفک انوینشنز پر. تو اس طرح آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں. میرا اگلا پوائنٹ آپ سے یہ ہے کہ کئی مرتبہ کوشچن آنسر والا مرحلہ رہتا ہے نا. آپ آفٹر ٹیچنگ والے پارٹ میں اگر دیکھیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو جو ہے کوشچن پیپرز بنانا ہے یا پریکٹس پیپرز بنانا ہے. ایگزیکٹ بورڈ کے پیپرز چیٹ جی پی ٹی سے مت بنائیے, ہے نا, کیونکہ وہ ایتھیکلی کریکٹ نہیں ہے. لیکن پریکٹس کے لیے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ورک شیٹس بنانا ہے آپ کو, بالکل ورک شیٹس بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. چلیے بتائیے بشرا میڈم, ورک شیٹ آپ کس ٹاپک پر بنانا چاہتی ہیں. ہم ایک ورک شیٹ والا سوال لے لیتے ہیں, یا میں صرف لکھ رہا ہوں ایم سی کیوز آن, آپ لوگوں نے جو اس سے پہلے کوئی ٹاپک دیا تھا. چلیے میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں سولار سسٹم. اگر آپ اس کے ساتھ کلاس بھی لکھ دیں گے تو میں سہولت ہو جائے گی فار کلاس 7. اب یہ ایم سی کیوز جو ہیں کم از کم ہم پریکٹس کی حد تک جو ہے اس کو استعمال ضرور کر سکتے ہیں. جی اسی طرح ورک شیٹ بنانا ہے. میک اے ورک شیٹ فار میک اے ورک شیٹ آن, چلیے انگلش کا ایک ٹاپک ایک سبجیکٹ لے لیتے ہیں, آن
prepositions for class 9. इसी तरह आप उसको क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्मेट्स से रिलेटेड भी बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया जाए जिसमें 5 MCQs हों, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हों, 5। जी जी। अब एक दो सवालात और एक दो पॉइंट्स जो इससे रिलेट करने वाली हैं, जिसमें से एक सवाल सुहेल कुरैशी साहब का यहाँ पर है। तो एक मसला तो देखिए, एक डिस्कशन तो ये चल रहा है कि इससे जो है सरखा जिसको कहते हैं ना उर्दू में, प्लेजरिज्म जिसको कहते हैं, कॉपी पेस्ट करना जिसको कहते हैं, वो बढ़ता जाएगा। एक ये होगा कि सारे टीचर क्या करेंगे, टीचर बच्चे भी यही करेंगे कि आप कोई असाइनमेंट दीजिए, कोई कुछ लिख कर लाने के लिए कहिए, बच्चे चैट जीपीटी से या किसी और एआई से लिखवा कर लाएंगे। ये एक खतरा इसका है। और मैं खुद भी आपसे ये कह रहा हूं कि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के वक्त इसका इस्तेमाल मत कीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स की हद तक ही इसको रखिए। और सुहेल साहब ने एक तीसरा सवाल पूछा है कि क्रिटिकल थिंकिंग और हमारी सोचने की सलाहियत में कुछ कमी होगी। तो ये थोड़ा सा क़ब्ल वक्त होगा ये कहना कि इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कम होगी। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि मोबाइल फोन के आने की वजह से मैं नंबर जो है याद रखता था वो भूल गया हूं, वो लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मोबाइल फोन के साथ आप बहुत मल्टीटास्किंग वाला काम कर रहे हैं। मोबाइल फोन ने आपसे अगर एक सलाहियत छीनी है कि आपको पहले जो है 15-20 लोगों के पूरे पूरे नंबर याद थे। जी। तो अब आप एक ही मोबाइल फोन से बैक वक्त 2-3 काम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें हैं। जी। तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो हम आज इत्तेफाक से जो है कुछ मेरी रफ्तार और कुछ भी कम थी, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि बात आपसे वजाहत के साथ पहुंचे, तो इस वजह से सिर्फ चैट जीपीटी पर गुफ्तगू हो सकी। बात दरअसल ये है कि इसके अलावा आप नोट कर लें, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, चैट जीपीटी के अलावा एक और ऐप है या एक और टूल है एआई का। मैं वो एक टूल आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो टाइम बचा हुआ है, फिर हम सवालात जरूर लेंगे। आप ऐसा मत समझिए कि वन वे इंटरेक्शन हो रहा है। मैं आपके सारे सवालात, कमेंट्स, हर चीज पढ़ रहा हूँ। जी। तो ये जो है एक चीज ऐसी है, देखिए, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इमेज जनरेट करना आप जेमिनी में भी देख ले सकते हैं वो चीज। और अब ये एक ऐप है, इसका नाम है गामा, GAMMA। इसमें जो है, क्योंकि ये मैं अपने साथी के ईमेल से लॉगिन किया हुआ हूँ, तो पहली बार यूज हो रहा है। हम यहाँ कंटिन्यू विद गूगल कर लेंगे। जब आप पहली मर्तबा लॉगिन करते हैं तो वो एक वर्क स्पेस आपके लिए क्रिएट कर देता है। फिर वो आपसे कुछ सवालात पूछता है, आप किसके लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनल यूज हमने कर दिया। कहाँ इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन में इस्तेमाल करेंगे। आप किस रोल में इस्तेमाल करेंगे, टीचर के रोल में इस्तेमाल करेंगे। स्कूल का टाइप क्या होगा, हमारे साथी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इससे पता चला, किसी दोस्त से पता चला, और ये कार्रवाई शुरू। अब यहाँ आप 3 तरह की चीजें जनरेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी जनरेट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, वेब पेज भी जनरेट कर सकते हैं।
اور بہت ساری زبانوں میں ہے لیکن فی الحال اردو میں نہیں ہے. فارسی اور عربی ہے لیکن اردو نہیں ہے اس ایپلیکیشن میں. تو گاما کے اس ایپلیکیشن میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاں یہ سارے اینڈرائڈ، نائلہ میڈم، یہ سارے اینڈرائڈ جو ہیں فون میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں ابھی جو چیٹ جی پی ٹی اس کا الگ سے اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی ہے، آپ وہاں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور گاما بھی جو ہے آپ اپنے فون سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹینسس، جی سہیل صاحب نے ٹاپک دے دیا ہے کہ ٹینسس. اب دیکھیے صرف ٹینسس لکھنے سے مجھے ایک ڈاؤٹ یہ آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ ٹینشن والا ٹینس تو نہ سمجھ جائے. ہم کیسا کریں گے؟ ٹینسس ان گرامر کر دیں گے. ٹھیک ہے، پہلے وہ جنریٹ آؤٹ لائن، انٹروڈکشن ٹو ٹینسس، اور اس نے ٹینسس کا انٹروڈکشن کرا دیا. اور پھر سمپل پریزنٹ سمپل ٹینس، present past tense, present simple tense, present continuous tense, present perfect, past simple, past continuous, past perfect. یہاں کیونکہ 8 ہی سلائیڈز ہیں اس لیے جو ہے فیوچر ٹینسز کو اس نے ایک ہی اس میں کر دیا ہے. اب اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تقریباً 10 پریزنٹیشنز آپ فریلی بنا سکتے ہیں. کوئی بھی ایک تھیم لے لیجئے. چلیے فی الحال جو ڈیفالٹ تھیم ہے ہم اسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اب ہم اس کو جنریٹ کر رہے ہیں. تو 8 سلائیڈز پر مشتمل یہ ہماری ایک جو ہے پریزنٹیشن والی پی پی ٹی تیار ہو گئی. یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں پریزنٹ کے اگر کرتے ہیں تو فل اسکرین آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہیں پر آپ کو یہاں سے ہم ایگزٹ کر دیتے ہیں. پریزنٹ کے بازو ایک شیئر کا بٹن ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں شیئر میں 2 آپشنز آتے ہیں. ایکسپورٹ میں آپ پی ڈی ایف بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا پاور پوائنٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر ایڈیٹنگ کے مسائل ہوں گے. پاور پوائنٹ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ اس کو پھر سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ایڈیٹنگ کے 3 موقع ہیں. آپ جس وقت آؤٹ لائن جنریٹ ہوا ہے اس وقت بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں. جس وقت جو ہے پی پی ٹی جنریٹ ہوئی ہے اس وقت بھی کر سکتے ہیں، یا ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہم سب ٹیچرز ہیں. سائنس کا بھی کوئی ٹاپک لے سکتے ہیں. سہیل صاحب غالباً آپ ہی نے سائنس کا ٹاپک بتائیے. کوئی ایک سائنس کا ٹاپک بتائیے. ریسپیریشن. چلیے، تو ہنا میڈم کا سجیشن ہے کہ ہم ریسپیریشن پر جو ہے پی پی ٹی بنائیں. ہم پھر وہی جنریٹ والی جگہ آ گئے اور اب کی بار ہم ٹاپک دے رہے ہیں ریسپیریشن سسٹم. جنریٹ آؤٹ لائن جنریٹ ہو گیا. انٹروڈکشن ٹو ریسپیریٹری سسٹم، اس کے بعد جو ہے اناٹومی، فنکشنز، بریدنگ پروسیس. اس طرح اس نے 8 سلائیڈز لے لی. ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کوئی بھی ایک تھیم جو آپ لوگوں کو مناسب لگے ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں. جنریٹ پہ جاتے ہیں. انٹروڈکشن ٹو ریسپیریٹری سسٹم. آپ دیکھ رہے ہیں جس پرسن کے ای میل سے ہم لاگ ان کیے ہوئے ہیں وہ فرسٹ سلائیڈ میں ان کا نام بھی مینشن کر دے رہا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ پی پی ٹی بنائی. آپ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پر کریٹڈ بائی گاما کا ٹیگ بھی رہے گا. اور پریزنٹیشن میں ریسپیریٹری سسٹم سے ریلیٹڈ نہ صرف یہ کہ پوائنٹس بلکہ ریلیٹڈ امیجز بھی وہ لے کر آ رہا ہے. اور ان امیجز جیسے آپ فرسٹ سلائیڈ میں دیکھ لیجئے مثال کے طور پر. میں اس کو فل اسکرین کر دیتا ہوں. تو اس طرف انٹروڈکشن ٹو ریسپیریٹری سسٹم اور آپ کا نام ہے، اور ادھر جو ہے وہ پورے لنگز وغیرہ کا پکچر بنا ہوا ہے. تو تقریباً ہر سلائیڈ پر جہاں جہاں اس کو مناسب لگا
वहां एक एक इमेज भी है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि ये तमाम चीजें इसलिए हैं कि आपकी सहूलत हो। आप ये जो कहते हैं ना, मेरे पास प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वक्त नहीं है, तो अब आप ये हीला नहीं कर सकते कि मेरे पास प्रेजेंटेशन बनाने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि इस कदर खूबसूरत प्रेजेंटेशन जी बना हुआ है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर, आप बच्चों तक पहुंचाएं। अब आप ये कहेंगे, क्योंकि आप जो है मन अपना पुराना पापी था वाले मरहले में अगर आप हैं, तो आप ये कहेंगे कि हमारे स्कूल में जो है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कोई चांस नहीं है। तो आप कुछ मत कीजिए, इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बच्चों के पास फोन में उनके वालिदैन के नंबर, स्कूल के ग्रुप्स, किसी भी तरीके से वो पीपीटी बच्चों तक पहुंचाइए। और ये रैंडम इमेजेस हैं, किसी ने पूछा है कि एग्जैक्ट इमेजेस और फोटोज नहीं है, रैंडम इमेजेस हैं, क्योंकि वो इमेज को सिर्फ यहाँ एक खूबसूरती में इजाफे के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्रेजेंटेशन में। इमेज जो है वो उसका फोकस नहीं है, और वो साइड में, एक साइड में सिर्फ इमेजेस, लेकिन रिलेटेड इमेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के वक्त जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के इमेजेस बताएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ज्यादा एप्स पे बात नहीं हुई आज, हम सिर्फ दो ही, चैट जीपीटी और गामा, इन दो ही एप्स के बारे में हमने आज बात की। तो ये सब है, और इसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं वीडियोस के लिए खास तौर पर। हाँ, वी मस्ट वेरीफाई, वो बात बिल्कुल 100% सही है कि आप ये उठा के जो है वो नहीं करना है। आपको एक मर्तबा खुद पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बच्चों के साथ जो शेयर कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, और वो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने की पूरी गुंजाइश हमारे पास मौजूद है, क्योंकि हमको हर मरहले पर, आउटलाइन के मरहले पर और पीपीटी जनरेट हो जाने के बाद, पीपीटी आप डाउनलोड करने के बाद, हर मरहले पर एडिटिंग की गुंजाइश बाकी है। तो इसी तरह जो है वीडियोस के लिए भी एप्स आ गए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एप्स आ रहे हैं अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला। अब जैसे हम लोग कल कुछ वीडियोस देख रहे थे, तो और भी बहुत इसमें एडवांसमेंट होता रहेगा। और एक और चीज हो रही है, मेरे पास अभी और एक और 2 मिनट मुझे और दीजिए, कि ये तो हुआ एआई फॉर प्रेडिक्शन से निकल के एआई जनरेटेड चीजों तक हम आए। उर्दू में पीपीटी बना सकते क्या? जवाब है गामा में नहीं बना सकते। राइट? हाँ जी। उर्दू वहाँ जो है आप अरबिक, पर्शियन है, इंग्लिश भी है, मैंने ये कह दिया है पहले। जी बिल्कुल। ये तो देखिए, आप उबैद साहब, उबैदुल्ला साहब जो बात कह रहे हैं, मैं बिल्कुल 100% उनसे मुत्तफिक हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी चीज स्टूडेंट्स में डायरेक्ट शेयर नहीं करना है। आपको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आप वो करेंगे। पीपीटी किस तरह डाउनलोड करेंगे? पीपीटी इस तरह डाउनलोड करेंगे कि वहां प्रेजेंट के बाजू एक बटन है, जहां पीपीटी बनी है आपकी, वहां शेयर का बटन है। इस बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ आएगा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ में डाउनलोड कीजिए, पावर पॉइंट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट में। इस तरह आप डाउनलोड करेंगे। शेयर और एक्सपोर्ट, ये दो चीजें याद रखिए डाउनलोड करने के लिए। ठीक, अच्छा, चलिए। अब मैं इसी तरह वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं तो इन वीडियो नाम का एक एप्लीकेशन है, वहां से हम वीडियोस बना सकते हैं हर काम के लिए। टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन के लिए चैट जीपीटी से शुरुआत हुई, फिर गूगल का बार्ड आया, बार्ड अब तब्दील होकर गूगल जेमिनी हो गया, और इस तरह के सैकड़ों एप्लीकेशंस मौजूद हैं। उसी तरह पीपीटी और इस तरह की चीजें, वीडियोस जनरेट करने के लिए भी सैकड़ों एप्लीकेशंस मौजूद हैं।
آپ کو دیکھنا ہوگا کہ بحیثیت ٹیچر آپ کے لیے کام میں آسانی پیدا کرنے والا کون سا ہے. ایک اور چیز جی ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ جب ہم اے آئی کے اس دور میں ہیں جہاں پرانی جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز تھیں ان میں ہم اے آئی کے ایکسٹینشنز ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ لائسنسڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں, ایم ایس آفس استعمال کرتے ہیں, تو وہاں آپ چیٹ جی پی ٹی کا ایکسٹینشن ایڈ کر سکتے ہیں. تو ورڈ میں آپ اگر چیٹ جی پی ٹی کا ایکسٹینشن ایڈ کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کے پورٹل پہ جا کے یا ایپلیکیشن میں جا کے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہیں کے وہیں آپ چیٹ جی پی ٹی سے ورڈ میں آنسرز جمع کر سکتے ہیں. اسی طرح پی پی ٹی کے لیے بھی آپ ایم ایس پاور پوائنٹ کے ساتھ چیٹ جی پی ٹی کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ایکسل میں انٹیگریٹ کر کے لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور بھی بہت سارے انٹیگریشنز اس طرح سے ہو رہے ہیں, اور یہ انٹیگریشنز بہت تیز رفتاری سے ہو رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے گزشتہ ہفتے شارک ٹینک میں ایک پچ دیکھی ہوگی جس میں ایک آئی ایم کوزیکوڈ کے اسٹوڈنٹ نے امیج جنریشن کا ایک ایپلیکیشن انڈیا میں بنایا, اور وہ ایپلیکیشن یہ ہے کہ ماڈلز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ہیں, اور وہ جن کپڑوں کی نمائش کریں گے وہ کپڑے جو ہے وہ کپڑوں کے فوٹوز فیبرک ڈیزائنر سے لے گا, اور یہاں جو ہے اے آئی جنریٹڈ ماڈلز کے ساتھ وہ ان کپڑوں کی امیجز وغیرہ بن سکیں گے. تو پہلے یہ جو ہوتا تھا کہ ماڈلنگ کے جیسا پیشہ, جہاں اگر آپ کوئی نئی برانڈ کی ساڑی لانچ کرتے ہیں, آپ کوئی نئی برانڈ کا ٹی شرٹ لانچ کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کسی ماڈل کو ہائر کرنا ہے, اس کو پیسے دینا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کسی اچھے لوکیشن پہ جا کے شوٹ کرنا ہے, اور شوٹ کرنے کے بعد آ کے یہاں جو ہے سب ہو سکتا ہے. تو اس میں جو ہائی ڈیفینیشن امیجز جنریٹ ہونے تک سینکڑوں روپے خرچ ہو جاتے تھے. اب اس بچے نے شارک ٹینک کی اس پچ میں یہ دعویٰ کیا کہ 35 روپیے میں ایک امیج اب وہ جنریٹ کر کے دے گا. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس مثال کے ساتھ کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے اطراف بہت تیزی سے استعمال کی جا رہی ہے, اور ہم جس دور میں ہیں اس دور میں اس سے پہلو تہی کر کے یا اس سے جتنا ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ اس سے ڈر کے ہم کو نہیں رہنا چاہیے. اور تو بیسک چیزیں بات یہ تھی کہ یہ اپلیکیشنز آپ کے اطراف بہت آسانی سے موجود ہیں, ان کو استعمال کیجئے. ان سے وہی سوالات پوچھئے جو ٹیچنگ لرننگ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں. آپ چیٹ جی پی ٹی سے جا کے, میں ایک ٹریننگ پروگرام میں سیشن لے رہا تھا تو ایک صاحب نے سوال پوچھا, برتن دھونے کے طریقے بتائیے. اب برتن دھونے کے طریقے تو چیٹ جی پی ٹی نے لکھ دیا 4-5 طریقے کہ آپ برتن اس طرح سے دھو سکتے ہیں, یہ دوسرا طریقہ, یہ تیسرا طریقہ, یہ چوتھا طریقہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کے سوال اور اس طرح کے سوال کے جواب سے آپ کے علم میں کیا اضافہ ہوا. سوال وہ پوچھئے جو آپ کے لیے فائدہ مند علم, نفع بخش علم جنریٹ کر سکے. تو اب ہم کو سوال پوچھنا سیکھنا ہے. جی اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج سیشن کے بعد ایک کام کریے, صرف آپ پرومپٹ انجینئرنگ واٹ از پرومپٹ انجینئرنگ اس کو پڑھیے. آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سوال پوچھنا چاہیے, اس پر بھی کام دنیا میں ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ اے آئی کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں, بلکہ استعمال کرتے وقت سب سے اس پورے اے آئی کے استعمال میں جو سب سے کی ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرومپٹ کیا دیتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, خاص طور پر وہ چیزیں
जो इथिकली रॉन्ग हैं, है ना। जैसे आपने एआई से जनरेट किया हुआ मवाद अपने नाम से छपा लिया तो ये गलत है ना। तो वैसा ही आप क्लासरूम में अलबत्ता ये बोल सकते हैं बच्चों को कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए ये बनाया है। ये बोलकर अगर आप कोई चीज शेयर कर रहे हैं तो इससे आपको हेल्प ही होगी। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज इतने वक्त में हम इतनी ही बातें कर पाए। कुछ सवालात अगर आप माइक्स ऑन करके पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके जवाब ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उसको दोहराइए मत, ताकि सबका वक्त है की सर कदर नेक्स्ट करें। सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन कब होगा ये आपको हमारे जो एडमिन है जहूर साहब और दीगर साथी वो बताएंगे। सर ये गामा पे आपने जो लिमिटेशन बताई है वो सिंगल लॉगिन के टाइम है या टोटल लॉगिन की 10? नहीं, सिंगल लॉगिन। एक लॉगिन से आप 10 टॉपिक्स के पीपीटीज बना सकते हैं। फिर दोबारा लॉग आउट करके उसको अगर बनाएंगे तो फिर 10 बना सकते हैं? नहीं, दूसरे ईमेल से लॉगिन करना पड़ेगा। सर जी ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है क्या सर? जी, वीडियो वाला कौन सा है सर ऐप? इन वीडियो। तो वो कॉपीराइट वाला तो नहीं होगा ना वो नहीं उसपे के वीडियोस? नहीं। ओके, धन्यवाद। हाँ शहबा, एक और चैट जीपीटी का एक नया वो आया है सोरा एआई के नाम से, SORA। वो जो है वीडियो जनरेशन वाला एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कल गालिबन एक हमारे यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उनका पूरा वीडियो आया है सोरा एआई के बारे में। सर वो पेड है शायद, मेरे ख्याल से फ्री हाँ, नहीं है। इस वक्त शायद वो पेड है अभी। और मैं कल जी एक नज्म भेजा था सर, मैं कद्दू मियाँ की शादी जी बोल जी के, मैं देखा। जी वो आपके प्रोग्राम अटेंड करने के बाद की कोशिशें हैं सर। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। आयशा पठान नांदेड़। जी मैम। सभी जहाँ पे आपको फॉलो कर पहचानिए जी जी। मैं आपने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मालूमात दी है, पर मेरे एक जहन में एक सवाल ये हो रहा है कि जो न्यू पॉलिसी चल रही है उसके अंदर ओपन बुक टेस्ट जो बताया जा रहा है उसकी मुझे कंसल्ट क्लियर नहीं हो सका, थोड़ा सा कर सकते तो देखो आप। वो अगले किसी दिन लेंगे, फिलहाल आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हद तक। जी जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये चैट जीटीपी में सिर्फ टाइपिंग लिखना ही है या कुछ वॉइस से भी जो है इससे काम वॉइस किया से भी जा कर सकता है? सकते हैं ना, वॉइस से भी कर सकते हैं। अगर आप वो यूज कर रहे हैं फोन में, अगर यूज कर रहे हैं तो आप वॉइस टाइपिंग भी कर सकते हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह। सर ये आपने जैसा कि सर आपको बता रहे थे उर्दू जो है चैट जीपी की उतनी फसी उर्दू नहीं है, तो हम एज ए उर्दू लैंग्वेज यूज करने के लिए तो उसके एक बार जो है फिर एक नज़र डालना पड़ता है उसके मवाद को लेने के बाद, या कुछ रहनुमाई कीजिए। फिर से आप सवाल रिपीट कर दीजिए। चैट जीटीपी में हम मवाद लेने के बाद चूंकि उनकी उर्दू इतनी फसी नहीं है वो, जी तो एक नज़र डालना ज़रूरी है या क्या उसके लिए कुछ रहनुमाई कीजिए? हाँ, नजर डालना तो उर्दू छोड़िए, चैट जीपीटी अंग्रेजी में भी कुछ लिखता है तब भी आपको एक मर्तबा देखना है। जी हाँ, क्योंकि वो कंप्यूटर है, उससे गलती हो सकती है। जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह। रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, अगर आप रोमन उर्दू में लिखेंगे तब भी चैट जीपीटी आपको जवाब देगा। जी सर। सर इसका ऐप भी अवेलेबल है क्या? ऐप भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर में है। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री के लिए जो है 3.5 वाला डाउनलोड करना है, 4 डाउनलोड करेंगे तो पेड है। जी सर, जी को पायलट भी बहुत अच्छा ऐप है। जी सर, जी जज़ाकल्लाह। सर इससे सिर्फ टेक्स्ट ही जनरेट होगा या पीपीटी या एक्सेल वर्ड? चैट जीपीटी से सिर्फ टेक्स्ट जनरेट होगा। पीपीटी के लिए सर गामा के अलावा कोई और टूल जिसमें कोई लिमिटेशन कोई खास ना हो?
गामा उसमें सबसे अच्छा है। कैनवा में भी अगर आपका पास सब्सक्रिप्शन वाला पेड अगर है तो कैनवा में भी देता है, लेकिन वो आउटलाइन ही देता है, पूरी पीपीटी बना के नहीं देता है। अगर आप कैनवा में भी कोई टॉपिक देते हैं और पेड वर्जन अगर आपके पास है तो वो आउटलाइन देता है। सैंड स्टेप्स के नाम से एक और एप्लीकेशन है। हर चीज के लिए 5-5, 10-10 एप्लीकेशंस हैं। आप सर्च की करेंगे और खुद डू इट योरसेल्फ कहते हैं ना उसको, तो जब आप करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें सबसे आसान क्या है। जी सर, आपको फॉलो करने के लिए आप मुझे Twitter फॉलो या करने X के लिए मुझे फॉलो करने के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो जहीर साहब से नंबर ले लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा आपसे। एआई में जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन आप बोले ना, हाँ किसी टॉपिक पर हम जी जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते बोल के, जी जी लेकिन जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट होता है क्या उसको कवर करके करता है या इन जनरल हाँ ऐसे हाँ एमसीक्यू क्वेश्चन? हाँ, उसका तरीका ये है कि टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है उसको कॉपी करिए और उसको लिख के उसको पहले पेस्ट कीजिए, उसके बाद बोलिए कि इस कंटेंट के लिए एमसीक्यूज बनाइए। हाँ, रिलेटेड टू दिस कंटेंट। जी ओके, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अजहर साहब। सर, मैं काफ़ी देर से टेक्स्ट लिख रहा था। असल में एआई में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। गूगल जेमिनी है, माइक्रोसॉफ्ट जी कैपिलॉट है, जी और ये सोरा के बारे में, तो इनके बारे में भी आपको एक पर्टिकुलर एक सेशन अगर रखते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। और टेक्स्ट टू इमेज के लिए कौन सा एप्लीकेशन बताया आपने, जरा वो एक मरतबा दोहरा वो दें मैंने वापस लिख से। दिया है, आपके सवाल के नीचे लिख दिया है, डाल E2 इसका है, ये ओपन एआई का है। डाल टू। और सर एक सेशन जो है आप गूगल जेमिनी पे भी जरूर अरेंज करें प्लीज। गूगल जेमिनी तकरीबन उसी तरह काम करता है जिस तरह चैट जीपीटी। सहूलत मेरे ख्याल में शायद उसमें ज्यादा बेहतर है, इसलिए रहूंगा। आप बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, 150 में से 50 लोग जा चुके हैं और बहुत हम 15 मिनट ज्यादा भी हो गए हैं, तो क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज इंटरैक्ट करके, और फिर एक मरतबा मरकजी तालीमी बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान का और बिलखुसूस हमारे सीनियर साथी जहूर साहब का मैं समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज्वाइन करने में बहुत परेशानी हुई सर। जी जी, वो असल में ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना एक ही टाइम में, उस वजह से उस तरह हो रहा है। हाँ, तो उसकी लिमिट को अगर ज्यादा बढ़ा करके दें तो अच्छा रहेगा। हाँ, आइंदा इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक मौका हमको नसीब फरमाया इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का। मैं इस मौके पर मरकजी तालीमी बोर्ड के सभी जिम्मेदारान की तरफ से डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल समी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने कीमती वक्त असातिज़ा की रहनुमाई के लिए दिया, और मुल्क भर के मुख्तलिफ मुकामात से बहुत सारे टीचर्स ने रमज़ान की आमद होते हुए भी अपने बहुत सारे मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए इस अहम प्रोग्राम में शिरकत की। गर्चे के एक सॉफ्ट और खुश किस्म का मौजू है, लेकिन हम सबको इससे इस्तेफादे की हर तरह की शक्लें निकालनी भी चाहिए, और ये लामहाला किसी न किसी तरह से हमको आइंदा किसी न किसी लेवल पे फेस करना ही है, और मज़ीद इस सिलसिले में इंशाल्लाह रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। और असातिज़ा के लिए जो बेनिफिट के टॉपिक्स हो सकते हैं, जितने अच्छे रिसोर्सेज से डेवलप हो सकते हैं इनके लिए मुल्क भर से इंशाल्लाह मरकज़ी तालीमी बोर्ड असातिज़ा की रहनुमाई के लिए अपने आर्म्स को हमेशा एक्सटेंड करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, सब लोगों को ताउन देता रहेगा। तो इस शुक्रिया के साथ मैं इस मीटिंग के अख्ताम का ऐलान करता हूँ। जज़ाकल्लाह।